एवरीवन, मैं वर्तिका और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं डेली अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे टेस्ट कराऊंगी टॉपिक वाइज, यानी कि अभी मैं ईवीएस करवाती हूँ, साथ में मैं अदर सब्जेक्ट भी शुरू करूँगी। और ये मात्र 15 मिनट की वीडियो होगी। आप कुछ भी काम कर रहे हो उसके साथ में आप एक बार टेस्ट दीजिए कि आपको कितना आया। चेक करिए कि आप पहले कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे आप उसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मात्र 15 मिनट की वीडियो है और शेयर करना मत भूलिएगा, मेहनत लगती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि जिसमें हमको चाल पूछा गया, तो चाल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दूरी बटा समय होता है। यानी कि अगर हम 2268 को 42 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा 54। अब बच्चे 54 को टिक कर देंगे, यहाँ हो जाएंगे आप गलत, क्योंकि चाल मीटर पर सेकेंड में पूछी गई है और जो हमारा चाल आई है वो किलोमीटर पर आवर में आई है। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो 18 से गया ये 3 और 3 5 जा 15 आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कोई भी ऑप्शन नहीं है और यहाँ हो जाएंगे आप गलत, कंफ्यूज। तो आप एक बार मैंने अपनी ट्रिक्स में बताया भी है कि एक बार इंग्लिश वाला सेक्शन जरूर देखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है 15, आप सही हैं। अपने पे इतना विश्वास रखा करिए कि आपने जो किया है कैलकुलेशन वो सही होगा। एक बार 2 बार ट्राई कर लीजिए, लेकिन बार बार कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई छात्र ए पे है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे कोई ए है, ठीक है, और फिर वो उसको बी तक पहुँचना है, तो पहले वो ओ पे जाएगा। ओ कहाँ है? ओ ठीक उत्तर दिशा में है, यानी कि उत्तर कहाँ होती है तो पता होगा आपको। मेरी वीडियोस अगर आपने ईवीएस की सारी वीडियो देखी है तो आपका बिल्कुल 30 में से 25 प्लस तो आना ही आना है, ठीक है। और वैसे अब कोशिश करेंगे तो 30 में से 30 भी आ जाएगा। नॉर्थ एंड साउथ, और ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो नॉर्थ जाना है यानी कि वो ऐसे गया 120, ठीक है। फिर उसने पश्चिम लिया, पश्चिम इधर गया 50। अब यहाँ पहुँच गया वो बी पे। हमसे पूछा है कि ए से बी की दूरी, एक तो हमको ये पता लगाना है और दूसरी चीज़ बी के सापेक्ष ए की दिशा। यहाँ बहुत बच्चे गलत करते हैं कि हमको लगता है कि ये डायरेक्शन पूछी गई है, लेकिन नहीं, यहाँ हो जाएंगे आप गलत। कि पूछा क्या गया बी के सापेक्ष, तो बी यहाँ था, ए यहाँ था। जिसको सापेक्ष कहा जाए यानी कि जिसको रिस्पेक्ट दी जाए उसको हमको वहीं रोक देना है और दूसरे की डायरेक्शन हमको पता करनी है। तो बी के सापेक्ष यानी कि बी को रोका और ए की डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन हो गई साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। अब आते हैं इन डेटा पे कि 130 होगा कि 170 होगा। तो अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है तो ये हो जाएगा आपका ये था 120, ये था 50। तो ये ट्रिपलेट होता है 12, 5 और 13 का, तो उससे ये निकल के आएगा 130, ठीक है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती तो आप बताइएगा, मैं 3 मिनट या 4 मिनट की एक छोटी सी वीडियो डाल दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला। जब मैंने अपने एनसीईआरटी के नोट शेयर किए थे तो मैंने कहा था कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। अब देख लीजिए, स्लॉथ के बारे में पूछा गया कि ये 22 घंटे सोता है और भालू के जैसे दिखता है। यहाँ हो गया गलत, 22 घंटे नहीं सोता, वो 17 घंटे सोता है। ये वनमानुष जैसे दिखता है, नहीं, ये भालू जैसा दिखता है, ये गलत हो गया। वनमानुष जैसे दिखते हैं लेकिन 22 घंटे सोते हैं, नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब आखिरी बचा कि भालू जैसे तो दिखते हैं और 17 घंटे सोते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्लॉथ का जीवन काल कितने वर्ष का होता है, मैंने अपनी वीडियोस में डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी कपड़े पर दूध उड़ेलते हैं तो मलाई ऊपर रह जाती है, तो हमको पता है इसको छानना बोलते हैं। और छानने का अब यहाँ तो दिख नहीं रहा है, तो एक बार इंग्लिश वाला सेक्शन जरूर देखिएगा। मेरी ट्रिक्स को आप ध्यान दीजिएगा कि इससे आपके बहुत नंबर बन सकते हैं। फिल्ट्रेशन हो जाएगा, फिल्ट्रेशन को यहाँ इन्होंने बोला है निस्यंदन, तो फिर निस्यंदन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कह रहा है कि गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर से दर्शाया जाता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। तो हमसे पूछा है कि 10.7 सेंटीमीटर क्या होगा। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 110 को हम क्या करेंगे, 10.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1177, ठीक है, और 0, और यहाँ पे हम पीछे से एक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा बना 1177। और यहाँ इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो देखिए जो हमारा आंसर आया वो मीटर में आया था और उसको हमको चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो अगर आपने मेरी यूनिट कन्वर्जन की ट्रिक नहीं देखी, केवल 4 मिनट की वीडियो, तो पहले वो देख लीजिए, उससे आपको ईजी रहेगा। उसमें मैंने ट्रिक बताई है कि कैसे हमको पता चलेगा कि 100 से डिवाइड करना है या 1000 से। तो यहाँ हम मीटर से किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड का मतलब है 1 2 3, पीछे से 3 के बाद पॉइंट, ये हो गया आपका आंसर सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 राज्यों का वो समूह बताइए जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। इस पे भी मैंने ट्रिक बताई है, मात्र 1 मिनट की वीडियो है या 2 मिनट की, उसको आप देख लीजिएगा। तो इसकी मैंने ट्रिक बताई थी कि इधर है दीदी, ठीक है, बंगाल से दीदी उड़ी अंधेरे में तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पे बंगाल तो है नहीं, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप मध्य प्रदेश में हैं तो राज्य के सापेक्ष किस दिशा में, सापेक्ष का मतलब याद है ना, रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसको, तो उसको हम स्थिर रखेंगे, किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने वन हैं। तो एक तो अगर जो नया डेटा अगर हम देखेंगे फॉरेस्ट का, तो मध्य प्रदेश में है ही है। उसके अलावा यहाँ वाला जो एरिया होता है नॉर्थ ईस्ट इलाका, यहाँ बारिश बहुत होती है, तो यहाँ वाले इस इलाके में बहुत वन पाए जाते हैं। तो उत्तर पूर्व हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी, मेरे नोट्स में आपको ये पॉइंट मिलेगा, 8850 मीटर है। तारा होता है तो टूटता तारा उल्काओं को बोलते हैं, मीटियोर्स जिसको बोलते हैं। ये होता क्या है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती हैं तो ये जलने लगती हैं, जिसकी वजह से हमको लगता है कि वो टूटता हुआ तारा है। अगला क्वेश्चन है खेजड़ी के पेड़ की विशेषताएं बताई गई हैं। तो मैंने अपने नोट्स जब पढ़ाए थे एनसीईआरटी ईवीएस के नोट्स जो मैंने प्रोवाइड किए हैं, उनमें सीधे सीधे पॉइंट मैंने पॉइंट वाइज ही बना के दिए हैं। देखिए वही पॉइंट है कि यह वृक्ष रेगिस्तान में होता है, बिल्कुल सही। उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही। ये अपने तने में जल संचित करता है, नहीं, ये तो ओक है ना, रेगिस्तानी ओक, वो करता है। और अगला है इसकी वृक्ष की छाल दवाइयाँ बनाने के काम आती हैं, ठीक है। इसमें बहुत कम पत्तियाँ होती नहीं, क्योंकि इसकी पत्तियाँ तो जानवर खाते थे, तो पत्तियाँ तो कम होंगी नहीं। तो आंसर हो गया इसका ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है। तो एक तो बारिश कम का मिला, तो हमको याद आया बारिश कम लद्दाख में होती थी या राजस्थान में होती थी। तो दोनों ऑप्शन में है यहाँ पे। गर्मी बहुत पड़ती, तो लद्दाख में तो गर्मी पड़ती नहीं है, यहीं से आपका आंसर हो गया राजस्थान सही। लेकिन और भी देख लीजिए कि घर मिट्टी के बने होते हैं, ये सारी विशेषताएं मैंने लिखवाई हैं अपने नोट्स में। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से पोत करके, हाँ बिल्कुल, इसको रंग के बनाया जाता है और छतों की कटीली छाड़ियों से बनाया जाता है। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ सरसों के तेल में बनी मछली का कौन लोग खाते हैं, कश्मीर के लोग खाते हैं। केरल में नारियल और टेपियोका खाया जाता है। गोवा में नारियल में मछली खाई जाती है, नारियल के तेल में। गोवा में नारियल के तेल में मछली खाई जाती है। नेक्स्ट हमको हाथी की विशेषताएं बतानी है, तो इसके भी मैंने पॉइंट वाइज नोट्स बताए हैं कि हाथी एक दिन में 1 कुंटल हरे पत्ते खाता है, नहीं, यहाँ हो गया गलत, 100 किलो खाता है। और बहुत आराम करता है, ये भी नहीं है, क्योंकि 2 से 4 घंटे ही सोता है। 9 से 10 घंटे सोता है, ये भी नहीं है। और उसके 3 महीने के बच्चे का वजन 200 किलो होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोले भटूरे, इसको मैच करना है कहाँ का खाने वाला है, तो ये तो पंजाब पता ही है। टैपियोका केरल में, सरसों से तिल में बनी मछली कश्मीर में, और नारियल वाली गोवा में। तो आप इसके अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चे के रचनात्मक आकलन यानी कि क्रिएटिव असेसमेंट के लिए आप क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर लिखना बताएंगे, नहीं, मैंने पेडागोजी की केवल 3 वीडियो डाली है, लेकिन उसी से आपका पूरा कॉन्सेप्ट फंस जाएगा अगर आपने उसको देखा है ढंग से। नहीं देखा तो जाइए देखिए। प्रश्न उत्तर लिखना नहीं, परिभाषा याद कराना तो कभी हो ही नहीं सकता, सूची बनाना ये भी नहीं, अवलोकन बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन जहाँ आएगा वो हम करने पे बिल्कुल जोर देंगे कि बच्चे ऑब्जर्व करें, एक्टिविटी करके ऑब्जर्व करें कि कौन सी चीज़ें जल्दी डूबती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं डूबती हैं। आर्ट और क्राफ्ट का समावेश करने से क्या होगा, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी, बिल्कुल, आर्ट और क्राफ्ट से क्रिएटिविटी तो बढ़ती है। पीयर लर्निंग यानी कि आपस में ग्रुप में सीखते हैं, ग्रुप बताया था मैंने पेडागोजी की वीडियो में। अनुशासन नहीं, कभी भी हम बच्चों को थोपेंगे नहीं उन पे। समावेशन इंक्लूजन जरूर होगा उनका, कि इसमें हम जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं उनका भी हम इंक्लूजन। जो थीम शेल्टर है उसकी पूछताछ को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे, तो चित्र बनाने को, एकत्र करने को कहेंगे, नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं देना जो उनके लिए ज़बरदस्ती का हो या फिर एकदम उनको बाउंड करे। चित्र साझा करना है, ये भी अच्छा आंसर नहीं माना जाएगा। विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए पेडागोजी में सीधा सीधा पॉइंट बताया था कि बच्चे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, ये अच्छा आंसर माना जाएगा, ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, उनको बांध देगा ये चीज़, तो रटंत विद्या हो जाएगी। अब कहा गया है पर्यावरण अध्ययन, मेरी पहली पेडागोजी की वीडियो में ये पॉइंट है कि पर्यावरण अध्ययन में कौन से विषय क्षेत्र आते हैं, तो विज्ञान तो आता ही है, सामाजिक विज्ञान भी आता है और पर्यावरण भी आता है, तीनों को एक में इंक्लूड कर दिया गया प्राथमिक स्तर पे, इसीलिए साइंस और सोशल साइंस नहीं रखे गए हैं।
निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? तो केवल सामग्रियों को का विकास करना, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं आंसर है। उच्च प्राथमिक आ गया तो बिल्कुल ही गलत हो गया। आस पड़ोस से उपलब्ध विकल्पों की ओर उन्मुख होना, केवल उन तक सीमित होना, नहीं, ये भी गलत है। लेकिन हाँ, लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों के लिए संवेदनशील होना, ताकि उनको जो, जैसे मान लीजिए लड़के लड़कियों के लिए भेदभाव होता है, या जो और ऊंची नीची जाति का भेदभाव होता है, उनके प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाना है। कि आप जो भोजन के रूप में जड़, तना और पुष्पों के नाम जानने के लिए परिवार के सदस्यों से कहेंगे कि वो डिस्कस करें घर पे। तो इससे होगा क्या बच्चों में कि भोजन के प्रति कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आनंददायी रुचिपूर्ण बनाने के लिए, ये भी अच्छा आंसर नहीं माना जाएगा। भोजन के विषय में खुले मन से विचार करने के लिए, ये तो बिल्कुल ही अच्छा आंसर नहीं है। तो बचा क्या? अनुभव सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि मैंने अपने पेडागोजी वीडियो में बताया था कि बच्चे अगर टीचर और टेक्स्ट बुक के अलावा कहाँ से सीखते हैं? अपने घर से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, ये हो सकता है एक दो आंसर सही हो, लेकिन उनमें भी बेस्ट हमको चूज करना होता है। तो देखिए, मिश्रित सहपाठी समूह बनाना, ये अच्छा आंसर हो सकता है। लेकिन किसी कार्य को पूरा करने में अधिक समय दें, ऐसा तो कुछ नहीं है। किसी भी कार्य को भागों में बांटे और प्रत्येक भाग को अलग करवाएं, ये भी अच्छा आंसर नहीं माना जाएगा। तो इन दोनों में से अच्छा कौन है? स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करें। स्पर्शी को इंग्लिश में बोलते हैं टेक्टाइल मतलब जिसको छू करके बच्चे सीखे। तो बिल्कुल, अगर दृष्टिबाधित बच्चे हैं, यानी कि वो अगर ब्लाइंड हैं, तो वो क्या करेंगे? बच्चे छू करके ना, ब्रेल लिपि जो टॉपिक था, उससे बच्चे सीखेंगे। पर्यावरण शिक्षण करते हुए पाठ का उपयुक्त स्तर पर विद्यार्थियों का आकलन, यानी कि मूल्यांकन आप समझ सकते हैं, कब करेंगे? तो पाठ के अंत में, पाठ के आरंभ में, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हो, या शिक्षण अधिगम के दौरान। तो इसका बेस्ट आंसर है शिक्षण अधिगम के दौरान, क्योंकि मैंने अपने लेक्चर में ये बताया भी था कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। यानी अगर हमको करना भी है तो चैप्टर के साथ साथ चलते चलते ही हम उनका असेसमेंट करते हुए चलेंगे। अगला कह रहा है कि आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है। ठीक है, हमको जानना है कि बच्चों को कितना आया, एसेस करना है उनको। तो उन्हें शीघ्र पुनर्निर्वेशन देना है, उनको तुरंत हमको फीडबैक देना है। वो कैसे देंगे? तो अवलोकन, ऑब्जर्वेशन में टाइम लगता है। क्रम निर्धारण, मापनी, तो ऐसा मापनी वाला केस तो यानी रेटिंग वगैरह तो देनी नहीं रहेगी। सहपाठी आकलन, ये भी केस अच्छा नहीं है। तो बचा क्या? जांच सूची, यानी कि अगर हम एक जांच सूची बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम उनको फीडबैक देंगे कि बच्चों को कितना है। जैसे होता क्या है कि कभी कभी हम लोग को हिंदी में नहीं समझ में आता, तो आप इंग्लिश पे एक बार देख लिया करें। ऑब्जर्वेशन, पीयर स्टेटमेंट, ग्रुप वाला तो केस नहीं होगा, क्योंकि हमको क्विक फीडबैक देना है बच्चों को, तो हम जांच सूची बना करके ही देना सही होगा। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है। तो सीखने का आकलन, जो बच्चों को कितना आया, उसका उद्देश्य क्या है? तो शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें। तो इस पे अभी हम विचार करते हैं। अगला है, या मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षा का एक मार्ग है? नहीं। शिक्षण का एक मार्ग है? नहीं। यह विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है, जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सकता है? नहीं। सिर्फ ये नहीं हो सकता ना। यह विद्यार्थी द्वारा नवीन और नया ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। ये बिल्कुल अच्छा आंसर है। लेकिन जो सीटेट ने अपनी आंसर की में माना है, वो इसको माना है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आंसर सही है, क्योंकि NCF 2005 के अनुसार बच्चों को नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही हमको उत्सुक करना है। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर है? तो आरंभिक स्तर, मध्य स्तर, बुनियादी स्तर। अब आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे मेरे साथ ये दिक्कत है कि मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों के कुछ पॉइंट्स लेने होते हैं, तो मैं इंग्लिश पे जाती हूँ। यहाँ दे रखा है प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज या फाउंडेशन स्टेज। तो जब आप NEP 2020 पढ़ेंगे तो उन्होंने बताया फाउंडेशन स्टेज और फाउंडेशन। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि अगर फाउंडेशन स्टेज है तो या इसके साथ होगा या तो इसके साथ होगा, तो मिडिल वाला तो हो नहीं सकता। तो बचा क्या? प्रिपरेटरी स्टेज, यानी कि आरंभिक स्टेज। होता क्या है कि आपको एलिमिनेट भी करना होता है। जैसे कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप क्वेश्चन विकल्पों में से उन विकल्पों को हटाइए जो नहीं हो सकते आंसर, और आपका सही आंसर पे पहुंच जाएंगे।
क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है। ठीक है, मानचित्रण करना बिल्कुल, क्योंकि हमने मानचित्र के बारे में तो देखा ही है कॉन्सेप्ट। क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना बिल्कुल ये कौशल है। ठीक है, कि उनको जो एक्टिविटी है उनसे रिलेटेड हम बताएंगे तो ना बच्चों को, हालांकि डेफिनेशन नहीं देना लेकिन उनके लेवल पे तो बताएंगे ना। अगला है तथ्यों को अनुस्मरण कराना, तो बच्चों को, हाँ बच्चे याद भी करते हैं, लेकिन अब बचा क्या, यहाँ पे देखिए परिकल्पना की जांच करना, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? अब क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि बच्चों के लिए कौन सा कौशल नहीं है, तो बच्चे क्या कोई कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि ये अच्छा होता भी है या नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर उसकी थ्योरी पे तो नहीं जाते ना, थ्योरी तो बड़े क्लास में बच्चे रिसर्च करते हैं या फिर उस पर ध्यान देते हैं। तो परिकल्पना की जांच करने, इसके इंग्लिश में हम जाते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस छोटे क्लास में नहीं होती, याद रखिएगा ये चीज़। परिवार और मित्र के अंदर 4 सब थीम होती है। ठीक है, पहली होती है रिलेशनशिप, संबंध इसको बोलते हैं। दूसरी होती है वर्क एंड प्ले, तीसरी होती है प्लांट, और चौथी होती है एनिमल। तो यहाँ पे यही आंसर हो गया, कार और खेल। कि अपसारी प्रश्न, यानी कि मैं एक वीडियो डाल दूंगी या शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन के ऊपर। तो अपसारी का मतलब होता है डाइवर्स थिंकिंग, जिसमें बच्चा खुल के सोचे। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि किसमें वो अपसारी चिंतन करेगा। अगर टीचर क्वेश्चन पूछते हैं तो इन्होंने पूछा मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण, तो ये तो फिक्स है ना, ये अपसारी चिंतन थोड़ी ना हुआ, ये कुछ 3 4 5 चरण है तो वो तो फिक्स है, तो ये आंसर तो गलत हो गया। ठीक है, डाइवर्स थिंकिंग नहीं दे रहा है ये। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम हो सकते हैं, बिल्कुल ये आपका अपसारी चिंतन है, क्योंकि इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। बच्चा अपने भी तो तरीके ढूंढेगा। लवण की विलयन से आप लवण कैसे पता करेंगे, एक ही मात्र तरीका है, इवोपोरेशन। ठीक है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो ये तो फिक्स आंसर देते हैं, लेकिन ये कोई फिक्स आंसर नहीं देता, इसीलिए ये हो गया डाइवर्स थिंकिंग वाला क्वेश्चन। होता है हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें कह रहे हैं कि विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र और अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। ओफो, इतनी हिंदी, थोड़ा सा इंग्लिश में जाते हैं। कह रहा है कि डायनेमिक हॉलिस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल, यानी कि वो डायनेमिक होकर के और हॉलिस्टिक मतलब सबको इंक्लूड करके कौन सा नेचर इसमें बेस्ट दे रहा है। तो रेटिंग स्केल, पेन पेपर टेस्ट, ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रेटेजीज और ओरल टेस्ट। तो रेटिंग स्केल और पेन पेपर टेस्ट ये तीनों गलत हो गए। क्यों? क्योंकि हमसे कह रहा है डायनेमिक, वो एक जगह स्थिर ना रहे, स्टैटिक ना रहे, अस्थिर होकर कई सारी वे में सोचे। हॉलिस्टिक, सबका इंक्लूजन हो, पेन पेपर में सबका इंक्लूजन नहीं हो सकता ना, सब कुछ समग्र रूप से नहीं आ सकता। इसे हिंदी में देख लेते हूँ, हिंदी में कहते हैं इसको विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। बिल्कुल, इसमें बहुत सारी युक्तियाँ आ सकती हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, ग्रुप लर्निंग को सिखा सकते हैं। तो यहाँ होता है आपका खत्म, और रोज मैं अब एक टेस्ट वीडियो डालूंगी, आप लोग टेस्ट करिएगा कि आप लोगों को कितना आया। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मेरी वीडियोस को देखिए, ईवीएस मैंने कंप्लीट करा दी है, कुछ एक टॉपिक मामूली से बचे हैं, वो एग्जाम से जस्ट पहले डाल दूंगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा, मेहनत लगती है। ठीक है।